हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई डेली 10 टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एसी सोर्स दिया हुआ है, एसी सोर्स और उसमें सीरीज सर्किट है, कंसिस्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस है 300 ओम, इंडक्टर है 0.8 हेनरी का और कैपेसिटर है 20 माइक्रोफेराड का। द सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स और विथ आरएमएस वोल्टेज 100 volt and angular frequency omega is equal to 500 radian per second. What is the average power dissipated in the circuit to one significant digit? तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। तीन चीजें हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटर है और ये हमारा एसी सोर्स है। एसी सोर्स में लिखा है कि इसका आरएमएस वैल्यू जो है सो दिया हुआ है, वोल्टेज का आरएमएस दिया हुआ है 100 वोल्ट और ओमेगा दिया हुआ है 500 रेडियन पर सेकेंड। इतना दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये पीक है, V0 जो पीक कहते हैं इसको, साइन ओमेगा टी। और ओमेगा का वैल्यू 500 दिया हुआ है और ये पीक कितना हो जाएगा। पीक और आरएमएस में फर्क होता है, पीक बड़ा होगा कि आरएमएस, पीक बड़ा होगा ना, आरएमएस तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका, तो यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही रेशियो है और √2 का स्क्वायर √2 का। पीक बड़ा है तो यहाँ पर हम भी आरएमएस कितना दिया है 100, तो पीक का वैल्यू जो है जिसको हम V0 पीक कह रहे हैं यहाँ पर, वो हो गया हमारा 100 स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन ओमेगा की जगह 500 टी, 500 टी ऐसे लिख सकते हैं। और जो वैल्यू है आर का यहाँ पर दिया हुआ है, ये 300 ओम है, ये एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 हेनरी और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफेराड। इतने सारे चीजें दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा पावर डिसिपेटेड कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो पावर डिसिपेटेड होता है, पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो कितना होता है, वो होता है, जो हम लिख सकते हैं इसको भी आरएमएस आई आरएमएस। केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें cos फाई भी लिखना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। तो देखिए यदि जब भी पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, कब फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो cos फाई 0 होगा, तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा, 0 होगा, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगा जब फाई इक्वल टू 90 डिग्री है तो। और ये फाई क्या है, ये फाई जो है यहाँ पर देखिए हमारा एसी सोर्स है, तो इसमें जो हमारा वेक्टर फॉर्म से दिखाते हैं इसके इम्पीडेंसेस को या फिर रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट को। एक्स एक्सिस है ये हमारा और एक्स एक्सिस के अलोंग हम आर को दिखाते हैं, ठीक है। और इसके वाई एक्सिस में हम दो ठो दिखाते हैं, एक हमारा है ये इधर, इससे 90 डिग्री ऊपर में, ये है हमारा कैपेसिटी रिएक्टेंस और इधर हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यदि हम केवल प्योरली रेसिस्टिव सर्किट रखें तो उसमें वोल्टेज और करंट जो है सो दोनों फेज में होता है। यदि हम प्योर ये कैपेसिटिव सर्किट रखें, एक जस्ट कैपेसिटर ले लें बैटरी के साथ में, तो इसमें जो करंट और वोल्टेज जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और इसमें वो जो करंट जो है इसमें वोल्टेज से ज़्यादा रहता है, मतलब उस वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, और इंडक्टर में वोल्टेज से 90 डिग्री, जो वोल्टेज सप्लाई हम कर रहे हैं उससे 90 डिग्री पीछे रहता है। और ये तीनों का जो है हमारे पास तीनों क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस है तीनों, और तीनों का यदि हमें एक सम अप करना है तो यहाँ वेक्टर सम करना पड़ेगा, और यदि ये दोनों को मिला दें तो आ जाएगा, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये दोनों जो है ये कितना हो गया, एक्सी और एक्सएल का सम है, तो एक्सी ऊपर में है और एक्सएल नीचे है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें जिसको इम्पीडेंस कहते हैं जेड, वो क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगा, ये हमारा देख लीजिए यहाँ पर तो दिख रहा है एक्सी माइनस एक्सएल है, ये आर है, तो जेड का वैल्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं सीधे स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। और एक्सी क्या है,
XC जो है सो 1/ω/c है। ओमेगा जो यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, और XL जो है सो ω/L है, ये वैल्यू है। और फाई यहाँ पर आप जो दिख रहे हैं ये फेज है, ये जो पूरा सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फेज दिखा रहा है जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे। और कॉस फाई का जो है सो एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, R/Z आएगा। ठीक है। तो फाई 90 डिग्री कब होता है, या तो केवल प्योर कैपेसिटर हो या प्योर इंडक्टर हो, तो उसमें जो आपका यहाँ पर एवरेज, ये एवरेज है, पावर जो कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, जीरो। वो कोई पावर बर्बाद नहीं करता, कोई कंज्यूम पावर नहीं करता। पावर कंज्यूम करेगा तभी यदि रेजिस्टेंस रहेगा तब। अकेले रेजिस्टेंस रहेगा तो करेगा ही, तब तो भी सीधे में लिखते हैं I²R। अकेले नहीं है तो इसमें के साथ में हमें यहाँ कॉस फाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू रख देते हैं। IRMS को हम VRMS के टर्म में लिख सकते हैं। हमारा जो ओम्स लॉ है ना, I=V/R, यहाँ पर भी जो AC सोर्स में भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि RMS है तो इसको भी RMS करना पड़ेगा। इसमें RMS जैसा कोई चीज नहीं है। तो VRMS हमें दिया हुआ है, IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS/2। इसको मेरा Z की तरह लिख रहा है, वो लिखेंगे। और cos फाई को यहाँ से लिख सकते हैं R/Z। ठीक है, तो ये कितना आ गया, VRMS का स्क्वायर आ गया। VRMS का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू वो भी दिया हुआ है, और Z का वैल्यू यहाँ से जो फॉर्मूला है R² प्लस XC के जगह पर हम लिखेंगे 1/ω/c, XL के जगह पर लिखेंगे ω/L, एक होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। VRMS आपका 100 वोल्ट था शायद, कितना था, 100 वोल्ट है। ठीक है, 100 वोल्ट है, उसका स्क्वायर हो गया। R का वैल्यू 300 ओमेगा है, 300 ओम। यहाँ पर भी हम 300 ओम का स्क्वायर किए, प्लस 1/ω। ओमेगा जो है सो कितना था, 500 शायद है ना, ओमेगा 500 है, और C जो है सो 20 और वो 0.8 है। ये 500 हुआ, और C जो है सो 20 माइक्रोफेराड है, 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखते हैं नीचे ω/L, ओमेगा 500, L है सो 0.8 हेनरी, इसका स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स, ये 2 to 4 to 6/2, और नीचे में जो है सो एक लंबा चौड़ा नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 300 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है सो ये 10⁻⁻6 ऊपर चला गया, 10⁻6, इसको ऊपर ले जाते हैं, 10⁻6। और देखिए ये 500 से एक 3 जीरो तो ऐसे चला गया, 1 2 3, तो यहाँ पर 1000 आया, 1000 को 10 से डिवाइड किए तो ये 100 आया। और ये कितना है, ये 400 है, उसका स्क्वायर। 3 टाइम्स 10⁻6/2, ये 300 स्क्वायर है, और ये 400 स्क्वायर, ये भी 300 स्क्वायर है। तो कितना आ गया, 3 टाइम्स 10⁻6/2 टाइम्स, ये 300 बाहर कर लिए, और ये √2 आया। ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए अपना कैलकुलेशन। और क्या बच जाता है यहाँ पर, ये देखिए 3 से 100 चला गया तो 10⁻4 आ गया, यहाँ पर 100 खत्म हो गया, 10⁻4, और ये 2 टाइम्स 2 सो 4 आ गया, और √2। तो ये कितना है, कुछ तो गलत है, यहाँ थोड़ा गलत है। गलत यह है कि देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा, मैंने शुरू में लगा कि बोला कि जेड जैसा दिखता है, उसको जेड ही होना चाहिए था, मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए यहीं से मैंने लिखा था, ये आर जो है सो क्या है, रेजिस्टेंस है। एसी सोर्स में ये आर जो है सो जेड हो जाएगा, इम्पीडेंस। तो ये जेड यहाँ पर था, और ये जेड स्क्वायर हो गया, राइट। और जेड स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर ए स्क्वायर चलेगा, ये 2 नहीं रहेगा, तो 2 को हटा देते हैं हर जगह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी।
ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। और जेड स्क्वायर जो है यहाँ पर किसके लिए स्क्वायर देते चले जाते हैं हर जगह, ये स्क्वायर हो गया हर जगह स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो गया नीचे में, ये हो गया 300 स्क्वायर टाइम्स 2, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब कितना आया सो देख लीजिए, 3 टाइम्स 10⁻6 बाय ये 339 टाइम्स 10⁻4 टाइम्स 2, 4 जीरो चला गया तो 300 आया बाय 18। ये हो गया नीचे 3 और ये हो गया ऊपर में 50। ये आपका आंसर है। 16.67 कितना वाट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें बताना है आंसर। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है तो हमें 20 वाट लिखना होगा। इसका जो राउंड अप करते हैं तो 20 लिखते हैं, और यहाँ पर केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है 2। तो ये आपका आंसर हो गया, और आंसर नंबर। तो इसको निकालने के लिए बस आपको यही पता रखना पड़ेगा कि ये जो एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वी आर एम एस टाइम्स आई आर एम एस टाइम्स कॉस फाई होता है, और कॉस फाई आर बाय जेड है। और आई आर एम एस को जैसे हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ में आर रहता है रेजिस्टेंस, एसी सोर्स में वही आर जो है सो बन जाता है इम्पीडेंस जेड, जो कि ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है सो ये काउंटर पार्ट है रेजिस्टेंस का इन एसी सोर्स में, एसी सर्किट में, और सबका वैल्यू रखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स है, एक ए हुआ एक ए हुआ, ए एंड बी, रेजिस्टेंस रेडियस उसका आर और 2r है, आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल वी नॉट, इसका पोटेंशियल वी नॉट है, इसका पोटेंशियल वी नॉट है, उतना तक चार्ज कर दिया गया। इसमें चार्ज कितना आएगा Q1, इसमें चार्ज आएगा Q2। दे आर देन कनेक्टेड टू, ये थीन QA1 क्यों बोल रहे हैं इसको, ये भी बोलते हैं QA QB, इनिशियली इतना चार्ज है, ठीक है। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर, अब इसको जो है हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में उसको हटा लिया, फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल चार्ज ऑन बी टू द स्फीयर ए, रखिए हटा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्ट करने पर क्या होता है, चार्ज जो है सो ट्रांसफर होता है, और चार्ज ट्रांसफर कब होता है, जब दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है तभी। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज जो है सो फ्लो करता है, यदि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जो चार्ज है वो फ्लो करता है। यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल ही सेम है तो चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा, नो चार्ज फ्लो। तो जो शुरू में चार्ज था वही चार्ज बाद में भी है। इस पर मान लीजिए क्यू ए और क्यू बी, बाद में जो चार्ज है उसको उसने बोला है क्यू ए क्यू बी, वो शुरू में जो चार्ज है उसके इक्वल है। इक्वल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस पर भी चार्ज वही क्यू ए जो था सो है, इस पर क्यू बी जो चार्ज था वो है। तो यही चार्ज हमें निकालना है। तो शुरू में कितना चार्ज था, शुरू में देखिए इसका पोटेंशियल दिया हुआ है तो चार्ज हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, ये जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल होता है 1/4πε0 चार्ज बाय रेडियस, ऐसे निकाल सकते हो। और नहीं तो आप कैपेसिटर का फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। अकेला ये एक कैपेसिटर है, इसके पास दो प्लेट है, एक प्लेट तो ये दिख रहा है और दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पर है, और उसका जो आप निकालोगे कैपेसिटेंस वो होता है सिंपली 4πε0r, 4πε0 रेडियस। तो यहाँ से भी नजर आ रहा है Q = CV, ये आपका C हो गया, C × V0। तो QA जो का वैल्यू है वो आ गया आपका 4πε0r और यहाँ पर QB जो है वो कितना हो गया, इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 4πε0, रेडियस है 2r, इतना कैपेसिटेंस, इसको हम V0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8πε0 r V0।
यही है हमारा इनिशियली इसका, और फाइनली भी वही है। तो जो रेशियो है क्यू बी बाई क्यू ए निकालना है, आप निकाल लीजिए। क्यू बी बाई क्यू बी में ये वाला आया जो कि था 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी नॉट, और इसका था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी नॉट। तो इस तरह से रेशियो कितना आया, 2। यही आपका आंसर है। इसमें आंसर देना था 2 में 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सर्किट, गिवन सर्किट, यहाँ पर इफ ईच रजिस्टर हैज रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 2 ओम, ये 3 4 5 6 तो रजिस्टर है और सबका एक रेजिस्टेंस है 2 ओम। एमीटर रीड्स 3 एम्पियर, यहाँ पर जो है 3 एम्पियर का करंट ये रीड कर रहा है। ठीक है, तो 3 एम्पियर का करंट जो है सो ये रीड कर रहा है। बताना क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स भी, इसका भी बताना है। ठीक है, कैसे बताएं, हम इसका नाम दे देते हैं सबका। इस पॉइंट को कहते हैं ए, इस पॉइंट को कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच। और उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि भाई यदि इसमें करंट हमें पता है, ये 3 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, तो इसमें भी तो 3 एम्पियर का ही करंट जाएगा। तो सी और एफ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम ओम्स लॉ से पता कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यही होता है। आई कितना है, 3 एम्पियर। आर कितना है, 2 ठो आर है यहाँ पर, आर प्लस आर, वैल्यू रख देते हैं 2 ओम, तो 4 टाइम्स 3, सो 12 वोल्ट। वी एफ सी हमें पता चल गया, अब 12 वोल्ट है। अब क्या करें हम, इसमें करंट कितना जाएगा, वी एफ सी जो है उसको हम डायरेक्ट यदि इसमें देखें तो इसमें मान लीजिए कोई करंट जा रहा है, इसको करंट हम बोले थे I3 बोल दिए थे, मान लेते हैं इसमें I2 बोलते हैं, इसमें I1 बोलते हैं। I2 जो है टाइम्स R होगा, यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टली, V इक्वल टू आई आर। आई इसमें I2 जा रहा है और करंट R है, रेजिस्टेंस R है। और VFC हम इधर से जो है सो निकाले हुए हैं ऑलरेडी 12 वोल्ट। तो I2 कितना आया, ये हमें पता चल गया, ये I2 जो है सो 6 वोल्ट हो गया, 6 एम्पियर हो गया। इसमें 3 एम्पियर, इसमें 6 एम्पियर। ठीक है, अब ये 6 एम्पियर और 3 एम्पियर इसमें जाएगा तो इसमें कितना आएगा, इसमें 9 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जी और बी के बीच में हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। बिटवीन जी एंड बी, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन जी एंड बी कितना है, हम लंबा रास्ता से देखते हैं, या तो ये रास्ता से देख सकते हैं या ये रास्ता से देख सकते हैं। लंबा रास्ता से देखते हैं, तो लंबा रास्ता से क्या आता है, यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप हुआ, यहाँ पर ड्रॉप हुआ, करंट 3 है, तो 3 एम्पियर का करंट ड्रॉप हो रहा है 2 ठो रेजिस्टेंस के साथ में, प्लस यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जो करंट है 9 एम्पियर और एक रेजिस्टेंस है, 9 एम्पियर और एक तो रेजिस्टेंस है, ये हो गया 12 और ये हो गया 9 टाइम्स 2 30 वोल्ट। और इसी को जो है हम डायरेक्ट यदि यहाँ पर देखें जीबी, ये वाला देखें, इसमें करंट I1 है और रेजिस्टेंस R है, और VGB जो है पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन G एंड B जो है वो 30 वोल्ट है, तो करंट इसमें 15 एम्पियर पता चल गया। ये VGB जो है, VGB इसको ऐसे लिख सकते हैं, VGB को फिर से करंट I1 टाइम्स रेजिस्टेंस R, ये 30 वोल्ट है, करंट I1 हम पता हो जाएगा, R2 हमें दिया हुआ है, तो 15 एम्पियर का करंट ये आया। तो यहाँ पर आपका जो है सो 15 एम्पियर का करंट है। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 15 इधर से और इधर से 9 आ रहा था, 24 एम्पियर। ठीक है, तो 24 एम्पियर यहाँ से करंट जा रहा है। अब हमें जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप है एच से लेकर ये तक देखना है।
जो वोल्टेज पूछा है वही तो है, एच से लेकर ए तक। लंबा रास्ता लेते हैं, एच से ए तक जो है सो लंबा रास्ता लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो सीधे हमें बैटरी मिल रहा है जिसका हमें ईएमएफ पता नहीं है। लंबा रास्ता लेके चलते हैं, या फिर इधर से लेके चल सकते हैं, जिधर मर्जी उधर से चल सकते हैं। छोटा रास्ता ही लिख, नहीं लंबा लिख दिए तो लिख दिए। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कहाँ से है। 3 एम्पियर का करंट 2 आर, 9 एम्पियर का करंट 1 आर और 24 एम्पियर का करंट 1 आर। 3 एम्पियर का करंट 2 आर प्लस 9 एम्पियर का करंट 1 आर प्लस 24 एम्पियर का करंट 1 आर। ये कितना हो गया, 3 टाइम्स 4। ये कितना हो गया, 9 टाइम्स 2। ये कितना हो गया, 24 टाइम्स 12 प्लस 18 प्लस ये हो गया 48, 78 वोल्ट। यही बैटरी है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, 78 वोल्ट है भैया। आप यदि चाहते इसे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। आप जो है सो इसे किरचॉफ लॉ को यूज करके भी बना सकते थे। दूसरा मेथड दिखा देते हैं, वो बहुत क्विकली है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको बनाइए। इसको कहते हैं लूप 1, इसको कहते हैं लूप 2, इसको कहते हैं लूप 3। हम किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, इसमें I2 और इसमें I3 है। I3 3 एम्पियर दिया हुआ है एक में बस। इसमें नॉन दिया हुआ है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लूप 1 से स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इधर से बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ पर I3 करंट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R प्लस R इतना ड्रॉप हुआ। इधर जो है सो उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, -I2 R, इधर तो कुछ है नहीं, इतना ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से हमें मिल गया 2I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। R जो है उधर से आके 0 बन गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 को आया। अब दूसरा लूप चलते हैं, ये रुक जाइए, इतना क्यों लेके चले रहे। 2I3 का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, I3 जो है सो 3 एम्पियर है, तो यहाँ से I2 के वैल्यू में पता चल गया, I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। इसे इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं। तो किरचॉफ लॉ लगाने से भी हमें पता चल गया कि I2 जो है सो 6 एम्पियर हो गया। अब इसमें चलेंगे तो I1 पता चल जाएगा, और I1 जब पता चल जाएगा तो फिर ये वोल्टेज में पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए करंट कितना रहेगा, I2 प्लस I3, ये दोनों ऐड हो गया, और यहाँ पर करंट रहेगा I2 प्लस I3 प्लस I1, ये तीनों। ठीक है, तो लूप 2 में चल लेते हैं। इस लूप 2 में चलते हैं, ऐसे चलें या वापस चलें ऐसे। तो यहाँ पर I2 करंट है R, I2 करंट, रेजिस्टेंस R प्लस, इसमें करंट है I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस R, I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस R, और लास्ट में ये करंट का अपोजिट जा रहे हैं तो करंट है -I1 और R, -I1 और R तो सब कैंसिल हो जाएगा इधर। तो जो बचा हमारे पास, क्या बचा, I2 2I2 प्लस I3 इक्वल टू I1। I2 का वैल्यू में पता है 6 एम्पियर, 2 टाइम्स 6। I3 के वैल्यू शुरू में ही दिया हुआ है कि 3 एम्पियर है, तो I1 यहाँ से पता चल गया 15 एम्पियर।
तो अब जो है लास्ट लूप चलते हैं, उसमें हमें वोल्टेज मिल जाएगा लूप 3। किरचॉफ लॉ लगाते हैं यहाँ पर। किधर गया? इधर है। तो यहाँ से हम चलते हैं इधर से, ऐसे करके चलेंगे। तो ये माइनस भी प्लस I1R, माइनस भी प्लस I1R, और लास्ट में जो करंट है वो तीनों का सम है, I1 I2 प्लस I3 R इक्वल टू 0। इसमें जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 R इक्वल टू 0। तीनों करंट पता है, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी पता चल गया। मैं वेलोसिटी बोलता हूँ, वोल्टेज जो है सो ये I1 2I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है? अभी निकाला है, 15 है। I2 कितना है? वो 9 था। I2 6 था और 3 था। 6 और वो 3 था। 30 प्लस 6 9। आर को कहाँ खा गए हम? आर तो रहेगा ना, आर कहाँ जाएगा? इसमें आर रहेगा टाइम्स 2। 39 टाइम 2 78 वोल्ट। पहले भी यही आया था, अब भी यही आया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे बनाइए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ये इसमें जो है करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का करंट है। A rectangular loop of dimension 10 by 5 centimeter is placed with a longer side parallel to the wire। लंबा वाला साइड जो है सो वायर के पैरेलल है और एक रेक्टेंगल है। द नियरेस्ट साइड ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है फ्रॉम द वायर। इफ द लूप कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन एज द वायर, वायर इधर से जा रहा है ऊपर में, तो इसमें भी ऐसे ही चलेगा। ऐसे चलने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ही हम सोच सकते हैं। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? ये तो खाली ऊपर जा रहा है, इसमें तो ऊपर जा नहीं सकता। ऊपर जाएगा, राइट जाएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना सबसे नीचे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको बताना चाहिए कि जो नियरेस्ट आर्म है उसमें डायरेक्शन सेम है। द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप बाय द वायर इज N/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? वो केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, डायरेक्शन का बात तो कर नहीं रहा है। तो करंट चाहे जिधर भी डायरेक्शन जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स तो सेम होगा, केवल डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो इसमें फोर्स बताना है। मान लीजिए इसको हम कहते हैं आर्म नंबर 1 2 3 4। तो जो फोर्स इस पर लगेगा वो F1, इस पर F2, इस पर F3, इस पर F4 लगेगा। और यहाँ पर ये करंट कैरिंग जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो उसका डायरेक्शन किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वो ऊपर तरफ जा रहा है। आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए। ये जो अपना राइट हैंड लीजिए, करंट के डायरेक्शन में आप ले जाइए उसे, और जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर कर्ल कीजिए, उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। आपका थंब दिखाएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो नीचे दिखा रहा है, ये इधर है। ठीक है। और वो वैल्यू चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितना होता है? μ0I/2πd ये है। अब d यहाँ पर जो है सो ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है। जैसे इसका डिस्टेंस जो है सो 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना दिया है? 10/5। ये वाला जो है सो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हमारा फिगर गलत हो गया। ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ यही 1 सेंटीमीटर ही ज़्यादा लंबा दिख रहा है, लेकिन इसको कह देंगे नॉट टू स्केल। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो वायर की वजह से हर जगह अलग अलग है। जितना दूर जाएंगे वो फील्ड उतना कम हो जाएगा, क्योंकि डी बड़ा होगा तो बी छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस पर टोटल फोर्स बताने के लिए बोला, तो एक जगह जो है यहाँ पर एक आर्म पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकाल सकते हैं, 3 पर कितना होगा वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ हर जगह तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? वो होता है I L×B। यहाँ पे L का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन देखिए,
एल जो यहाँ पर है अपने कि करंट का जो डायरेक्शन में एल का डायरेक्शन दिखाता है वो इस प्लेन में है, स्क्रीन के प्लेन में है, और भी उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है और ये साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो फोर्स सिंपली आई एल बी है। तो सबसे पहले 1 पर हम निकाल लेते हैं फोर्स। फोर्स जो है सो एक पर कितना लग रहा है, आई एल बी। करंट कितना है, करंट कितना दिया है उसने, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 1 एम्पियर का करंट है, इसमें जो छोटा आई है वो 1 एम्पियर है। अभी सबका वैल्यू ऐसे ही लिखते हैं वेरिएबल में। आई लेंथ कितना है इसका, इसको हम एल कहते हैं और इसको हम बी कहते हैं, आई एल। और बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वन पर, यहाँ पर 1 है, बस यही वैल्यू है आई एल। अब बी वन का वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर बी वन का वैल्यू इस फार्मूला से म्यू जीरो आई बाय 2 पाई डी, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई। ये जो डिस्टेंस है इसको डी कहते हैं, डी। डायरेक्शन, डायरेक्शन में आई एल क्रॉस बी देखना पड़ेगा। करंट इसमें ऊपर जा रहा है तो आई एल क्रॉस बी लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, लेफ्ट में। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, म्यू जीरो आई आई एल बाय 2 पाई डी। ये लेफ्ट में है। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपको पता होगा कि दो ठो जो करंट कैरिंग वायर होता है इसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन का फोर्स लगता है, वह फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, वो होता है म्यू जीरो आई वन आई टू बाय 2 पाई डी। यही होता है। एग्जैक्टली हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली सेम आया, म्यू जीरो आई वन आई टू, ये वाला आई वन आई टू हुआ। एल, ये एल तो लेंथ है, यहाँ पर देखिए ये वाला लेंथ दिखा रहा है कि पर यूनिट लेंथ में कितना है, इसका लेंथ है यदि एल तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। और बाकी सारी चीजें सेम 2 पाई डी। तो एफ टू के निकालने के समय भी हम क्यों इतना करने जाए, हम सिंपली निकाल देते हैं एफ टू म्यू जीरो आई वन आई टू, इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ है एल बाय डिस्टेंस। अब कितना है, डिस्टेंस बढ़ गया, आई टू नहीं आई थ्री निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस अब बी बढ़ गया है, एल प्लस बी। और डायरेक्शन, अब देखिए करंट नीचे जा रहा है तो नीचे तरफ करके आप जो है सो कर कीजिए आई एल क्रॉस बी, ये राइट में दिखा रहा है। और F2 और F3 F4 का जो सम है वो 0 होगा। क्यों, F2 और F4 का सम जो है वो 0 क्यों होगा, वो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर देखिए यदि हम एक एलिमेंट ए कंसीडर कर सकते हैं और वही एलिमेंट यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे, इसका डायरेक्शन जो करंट का इधर है, इसका डायरेक्शन करंट का इधर है, बी का वैल्यू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन करंट एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसका डायरेक्शन जो है सो अपवर्ड होगा इधर, और इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लिए, ऐसे यहाँ का एलिमेंट भी काउंटर बैलेंस करेगा, हर जगह का काउंटर बैलेंस करके ये दोनों मिलकर 0 देंगे। तो जो नेट फोर्स आया लूप पर वो कौन सा क्या होगा, वो होगा केवल F1 प्लस F3, वो भी वेक्टर सम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब देखिए F1 F2 जो है सो दोनों में एक्जैक्टली सेम है, एक L और L का खाली डिफरेंस है, राइट, L और यहाँ पे वो L नहीं, ये D और D, D क्यों लिखा मैंने, ये D प्लस बी लिखना था ना, ये D जो है सो अब हो गया D प्लस बी। D यहाँ इसका डिस्टेंस है वायर से और इसका डिस्टेंस वायर से D प्लस बी है। ठीक है, तो दोनों का एक लेफ्ट में एक राइट में है तो माइनस कर देंगे, आई एल बाय 2 पाई। पहले वाला जो है सो 1 बाय डी है और दूसरा वाला 1 बाय डी प्लस बी है। पहले क्या था लेफ्ट, ये लेफ्ट में हो गया, इतना फोर्स लग रहा है लेफ्ट में। सबके वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ गया। म्यू जीरो का वैल्यू होता है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷, इसको 2 पाई से मल्टी डिवाइड कर देंगे। करंट, पहले में करंट था 2 एम्पियर और दूसरा में करंट था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्वेश्चन ने दिया है, देख लीजिए। ये जो करंट कैरिंग वायर है उसमें 2 एम्पियर
और ये जो लूप है उसमें 1 एम्पियर। एल लेंथ कितना है, लेंथ तो दिया था इसने 10/5, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर हम नहीं लिखते उतना क्यों करने, देखिए इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट 10 रखना है। और ये 1/d सेंटीमीटर में लिखेंगे, d कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1+5 सेंटीमीटर, d जो है सो 5 है। ये आपका आंसर हो गया 2 × 10⁻⁷ टाइम्स 20 टाइम्स ए कितना हो गया 6 - 1 5/6। ये हो गया आपका 2 से 3 हो गया, तो ये हो गया 100, सो 100 मतलब माइनस 10⁻⁶ टाइम्स 10/3। तो ये आ गया आपका कितना, किस में आंसर पूछा था, n/3 माइक्रो न्यूटन। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, n/3 इतना न्यूटन है, ये माइक्रो न्यूटन आ गया, 10⁻⁶ इक्वल टू माइक्रो। इसको कंपेयर कीजिए n/3 से, और n का वैल्यू कितना आया 10, यही आपका आंसर होगा। तो ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इस फार्मूला को यूज कीजिए। यदि आप फोर्स निकालने के लिए कह रहा है तो दो वायर के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं वो होता है μ0 टाइम्स दोनों में जो करंट का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय 2πd, डी दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो यहाँ पर ये वो सारा जो मैंने यहाँ पर पूरा डिराइव कर दिया, वो डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ये तुरंत आपको बता देगा। ये पर यूनिट लेंथ है, यदि फोर्स निकालना है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फोर्स लग रहा है इस पर वो हो जाएगा dF/dl टाइम्स L। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वाइल है जो सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल टू 0.5 एम्पियर हेनरी। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर, शुरू में उसका करंट है 2 एम्पियर, बाद में उसका करंट हो गया 0 एम्पियर। और कोई सेल्फ इंडक्टेंस है, कोई क्वाइल दिया हुआ है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है सो 0.5 हेनरी है। कितना टाइम तक लगा ये जो करंट को 2 एम्पियर से 0 एम्पियर होने में जो टाइम लगा वो 0.1 सेकेंड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द क्वाइल ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये एवरेज जो इंड्यूस्ड है वो कितना आएगा। जो इंड्यूस्ड होता है उसको कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड जो है सो -d∅/dt, राइट। ये इंस्टेंटेनियस है, यदि इंड्यूस्ड निकालना है, एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ΔF∅/ΔT, तो -ΔΦ/ΔT। फाई क्या होता है, फाई जो है सो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सो प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। यहाँ इस सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसका ज्योमेट्री नहीं दिया है, किस तरह का ज्योमेट्री है, मैग्नेटिक फील्ड कितना इसमें है वो नहीं दिया है, करंट दिया है, करंट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, इन सब चीज़ों से कैलकुलेट करके सीधे सेल्फ इंडक्टेंस निकाला हुआ है। तो यदि कि सेल्फ इंडक्टेंस कहने का मतलब है, यदि हमारे पास एक कॉइल है और इसमें करंट हम आई पास करते हैं, तो इसमें जो फ्लक्स पास करता है इस कॉइल से होकर वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट बढ़ा दीजिए, फ्लक्स ज़्यादा पास करेगा, ऑफ कोर्स करंट बढ़ाएंगे तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा और ये फ्लक्स ज़्यादा होगा। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेम चीज़ जो है सो उसके लिए कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप जो है सो करंट इस कॉइल में पास कीजिए, एक तो कॉइल यहाँ पर ले लीजिए, दूसरा कॉइल यहाँ ले लीजिए, करंट इसमें पास कीजिए और इसका फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे होकर गुजरेगा, इस कॉइल से होकर दो में, और इसमें जो है इसका फ्लक्स चेंज करेगा दो का, वो प्रोपोर्शनल होता है पहला का जो करंट है उसके, करंट जो पहला में है उसके वजह से। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन एक ही कॉइल है, करंट भी उसी में जा रहा है और फ्लक्स भी उसी में चेंज हो रहा है या जो भी बन रहा है, तो वहां पर जो है इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो वही दिया हुआ है, तो फाई को हम लिख सकते हैं LI,
नीचे लिखेंगे यहाँ से हटा के, -5 की जगह पर Li लिखेंगे बाय डेल्टा टी। L कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, और डेल्टा आई करंट में जो चेंज आया, कितना चेंज आया, L का वैल्यू दिया हुआ है ना, लिख देते हैं, हाफ एम हेनरी है। करंट में कितना चेंज आया, फाइनल करंट 0, इनिशियल करंट 2 एम्पियर था, राइट। कितना है फाइनल करंट, 2 एम्पियर, और 0.1 सेकेंड लगा है टाइम, 0.1 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और 1, सो 10 वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। तो 10 वोल्ट यहाँ का आंसर हो गया। ये सेल्फ इंडक्टेंस से क्वेश्चन है, और ये था लास्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।